बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद है आपके नए दिन का भरपूर आगाज हो चुका होगा और हम भी एक नया शो लेकर एक बार फिर हमेशा की तरह आपके सामने मौजूद हैं। मुझे कहते हैं उज़ैर मलिक। प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी नजफ राजा। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और आपका दिन शुरू हो चुका होगा। हमेशा की तरह हमारे आज के शो में भी नाजरीन आपके लिए बहुत कुछ है। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सियासी मंजरनामे पे तो नजर डालेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे एशिया कप में होने वाले पाक भारत टाकरे के हवाले से और आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय अदाकार आमिर खान ने जावेद मियांदाद के छक्के को आज तक वो क्यों नहीं भूल पाए, इसके पीछे माजरा क्या था। क्योंकि भुलाए नहीं भूल रहा। आज के प्रोग्राम में बात होगी प्लास्टिक की आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारी और उनके इलाज पर, और आपकी हम मुलाकात भी करवाएंगे पाकिस्तान के उस हीरो से जिसने सबसे ज्यादा आलमी रिकॉर्ड बनाने का एजाज भी अपने नाम कर लिया है। प्रोग्राम में आपको पाकिस्तान के रिवायती खेल घुड़सवारी और नेजाबाजी के हवाले से भी कुछ दिलचस्प हकायक आज बताएंगे और इन खेलों के मुस्तकबिल के हवाले से भी कुछ अहम बातें होंगी। मगर इन सबसे पहले आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हमने सबसे पहले आपको बताना होता है अब मौसम के हवाले से। चूंकि अभी जब मैं आ रहा था तो काले बादल आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे और जनाब मौसम जो है वो बड़ा बेहतर हो गया लाहौर की हद तक। तो बाकी मौसम कैसा है मुल्क में ही आप बताएंगे। इन डिटेल डेफिनेटली हम आपको समझाते हैं, बताते हैं थ्रू स्क्रीन कि क्या दर्जा हरारत चल रहा है इस वक्त। आइए और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई पंजाब, जनूबी मशरकी सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां अक्सर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की जानिब चलते हैं, वहां पर आज पारा ज्यादा से ज्यादा 22 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। नजर डालते हैं आजाद कश्मीर के मौसम पर, जहां बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। मुजफ्फराबाद में आज ज्यादा से ज्यादा पारा 33 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की जानिब चलते हैं, वहां पर आज पारा ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में बादल छाए रहेंगे। पेशावर में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 और कम से कम 30 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा आज ज्यादा से ज्यादा 24 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, दीर, सवात, चांगला, मालाकंड, कोहिस्तान और मर्दान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब जिक्र करते हैं सूबा पंजाब के मौसम का, जहां सूबे के बेशतर इलाके बादलों की लपेट में रहेंगे। लाहौर का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा आज ज्यादा से ज्यादा 35 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की जानिब रुख करते हैं, वहां पर दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 40 और कम से कम 31 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात, लाहौर और रावलपिंडी समेत खित्ता पोटोहार, वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब के चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबा बलूचिस्तान के मौसम की जानिब चलते हैं, जहां बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 37 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मूसा खेल, बारखान, खुजदार, कल्लात, मस्तोंग और गिरदोनवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सूबा सिंध के मौसम का, जहां सूबे के बेशतर अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। शहर कायद कराची का दर्जा हरारत आज ज्यादा से ज्यादा 34 और कम से कम 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की जानिब चलते हैं, वहां पर पारा आज ज्यादा से ज्यादा 36 और कम से कम
28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान थरपारकर, उमरकोट, मिट्टी, सांगर, मीरपुर खास में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके दौरान साहली इलाकों समेत कराची में हल्की बारिश हो सकती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुल्की सियासत के हवाले से। तो मखसूस नशिस्तों के मामले पर पीटीआई को बड़ा झटका लग चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इलेक्शन कमीशन भी जो है मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेगा, तो ऐसा कल हो चुका। नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तें अब बहाल हो गई हैं। खवातीन और अकलियतों की 74 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून को 43, पीपल्स पार्टी को 14, JUIFA को 12, जबकि IPP, मुस्लिम लीग काफ, MQM पाकिस्तान और PTI पार्लियामेंटेरियंस को एक नशिस्त मिली है। इस फैसले के बाद मुल्क की सियासत का मंजरनामा यकसर बदल गया है और हुक्मरान इत्तेहाद को पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत मिल गई है। उधर पंजाब असम्बली में भी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई करने वाले ऑपोजिशन के 26 अरकान को डी-सीट करने की कार्रवाई को मजीद तेज कर दिया गया है। सियासी मंजरनामे में तब्दीली के बाद तहरीक इंसाफ ने अपनी बका की जंग शुरू कर दी है। एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए कमर कस ली है। गुज़िश्ता रोज PTI की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद सीनियर क़यादत ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को कई चैलेंजेस दे डाले। KP के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जारहाना रवैया इख्तियार करते हुए मखसूस नशिस्तों के फैसले को सियासी तारीख का स्याह धब्बा करार दिया है और हुकूमत को खुला चैलेंज दिया कि कोई KP हुकूमत गिराना चाहता है तो शौक पूरा कर ले, जितना जोर लगाना है लगा लें। अगर KP हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने खबरदार किया कि मुहर्रम के बाद मुल्कगीर सियासी तहरीक शुरू करेंगे। अगर हम पर गोलियां चली तो जवाब भी वैसा ही आएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर ने दोबारा इस्लामाबाद की कोशिश की तो जवाब मजीद सख्त होगा। PTI की अपनी गलती पर मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिली हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। तज्जियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग माजिद साहब एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हुकूमत की ताकत मजीद बढ़ गई है, बल्कि कई गुना उसमें इजाफा हो रहा है। PTI जो है वो सुकड़ती नजर आ रही है। आइंदा का सियासी मंजरनामा आप क्या देख रहे हैं और मुल्की सियासत जो है ये अब किस तरफ जाती नजर आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका है तो उस पर उसकी तारीफ या तनकीद बिल्कुल की जा सकती है और ये एक ऐसा फैसला है कि जो सियासी तौर पर तनकीद की जद में रहेगा। उसकी वजह ये, जब हम इस फैसले को एक टाइम लाइन के साथ मिलाकर देखते हैं तो पता ये चलता है कि तहरीक इंसाफ के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जो तरीके अपनाए गए था वो 8 फरवरी को हो, उससे पहले बल्ले का निशान छीनना हो, तो उसके साथ जब हम इसको मिला के देखते हैं तो ये एक मुतनाज़िया फैसला ही रहेगा। उसकी वजह ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब हम नंबर्स को देखते हैं तो बड़े हैरान कुन नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पर अपोजिशन के पास सिर्फ 22 सीटें थी 145 में से, लेकिन उन्हें 30 मखसूस नशिस्तें वहां पर मिल गई हैं। इस तरह से अब वो 52 पे पहुंच गए हैं। तो इसलिए अब जब ये 52 हो गए हैं तो उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ जाया जाए और उनके साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश की जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो सीटें जिस तरह से तकसीम हुई हैं वो जमहूरी रवायात के अंदर उतना खुशाइन नहीं है और पर तनकीद होती रहेगी। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर सकती है और इस सिचुएशन से किस तरह से निकल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में तहरीक इंसाफ को सबसे पहले अपने जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खत्म करना होंगे और एक मुत्तफिका हिकमत अमली बनाना होगी। उससे ये तो नहीं होगा कि उनके मसाइल हल हो जाएं और उनकी तमाम चीजें बेहतर हो जाएं, लेकिन कम से कम डैमेज कंट्रोल की तरफ वो बढ़ सकेंगे। जो उन्हें सियासी नुकसानात हो रहे हैं उसमें वो कमी ला सकेंगे। जैसा कि हमने देखा कि उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है, उससे पहले पंजाब के अंदर भी उनकी एक अच्छी खासी पॉलिटिकल प्रेजेंस थी, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी के साथ जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे
तो उससे इन दोनों चीजों में कमी नजर आई, कमजोरी नजर आई। और अब हालत ये है कि उन्हें अपना जो बेस कैंप है या हेडक्वार्टर है पेशावर की गवर्नमेंट, वो बचाने के लिए तग करना पड़ रही है। तो इसलिए हुकूमत का जबर अपनी जगह पर, उनकी सियासी चालें, अदालती महाज पर कामयाबियां अपनी जगह पर, लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करना होगा, ताकि वो अब ये जो उनका एक मुसलसल एक ऐसा सफर है कि जिसके अंदर उन्हें सियासी नाकामियां हो रही हैं। माजिद साहब ये कह रहे हैं, गंडापुर साहब ने बड़े सख्त बयानात भी दिए हैं, लेकिन डू यू थिंक दे कैन होल्ड द केपी फोर्ट? जी बिल्कुल, उसकी वजह ये कि इसमें जो स्कोर कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का, उसमें तकरीबन 20 से 22 कम अज कम मेंबरान असेंबली चाहिए। अगर वो हो जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है और टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो अपने वोट तब्दील करते हैं या किसी और वज़ीर आला के लिए अदम एतमाद लेके आते हैं, तो बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन अब उसके अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर तो आप ये चीज कर सकते हैं। सही। खैबर पख्तूनख्वा का मसला ये है कि वहां पर क्या वो एमपीएस उसका सियासी और समाजी दबाव बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। पंजाब के अंदर तो साहिवाल से चौधरी उस्मान अली, विहाड़ी से औरंगजेब खिच्ची, लाहौर से वसीम कादिर जो है वो मुस्लिम लीग नून में चले गए, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का स्ट्रक्चर उस तरह से टूट चुका है, पार्टी कमजोर हो चुकी है। लेकिन वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी अपने फुल स्विंग में है, उनकी हुकूमत है, वहाँ के अवाम ने उन्हें वोट दिए हैं। अच्छा माजिद साहब, सवालिया निशान तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स पर आता है, लेकिन मैं आपसे मखसूस नशिस्तों के हवाले से मजीद बात करना चाहूंगी। मुझे बताइएगा, मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलेगी, आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी का क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या मेरिट्स होंगे? किस तरह वो मजीद अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये अहम इसलिए है कि हमारे सामने अभी माजी करीब में 26वीं आईनी तरमीम की एक मिसाल मौजूद है कि जिसके अंदर गवर्नमेंट को मुख्तलिफ वफद बनाने पड़े, मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना पड़ा, कुछ लोगों से लेन देन की बात हुई, कुछ लोगों को डराया धमकाया गया, ऐसी भी इतलात आई। तो वो हुकूमत को एक सुटकी का सामना भी हुआ। कई दफा रात 12 बजे तक कौमी असम्बली का इजलास चलता रहा, कई दफा तरमीम आ रही है, नहीं आ रही है, कंफ्यूजन रही। क्यों? उसकी वजह ये थी कि कौमी असम्बली के अंदर रिक्वायर्ड नंबर नहीं था। अब गवर्नमेंट को ये आसानी हो चुकी है कि उनके पास नंबर है, और मैं समझता हूँ कि अब एक मुतनाज़िया कानून साजी का एक सैलाब आएगा कि जिसके अंदर हुकूमत को जहाँ जहाँ जिस नुक्ते के ऊपर परेशानी है, अदलिया के हवाले से, सियासत के हवाले से, इंतजामिया के हवाले से, वो सब दूर की जाएंगी। और ये अभी 27वीं आईनी तरमीम की बात चलना शुरू हो गई है। हालांकि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को अभी शायद 2 दिन हुए हैं, और उसी के साथ ही 27वीं आईनी तरमीम की बात चलना शुरू हो गई है। तो इसलिए डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो हर वो कानून साजी करेगी जो उन्हें अभी तक नहीं करना आ रही थी। इसी तरह मखसूस नशिस्तों का जो खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की सीट्स हैं, उनके ऊपर भी बड़ा नुकसान होगा। उसकी वजह ये कि पहले 22 की ऑपोजिशन थी और बाकी जो सीटें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ के पास थी। अब जब वहाँ पे एक अदम तवाज़ुन की कैफियत है, तो जब उन 12 सीटों के सेनेट के इलेक्शन होंगे तो वहाँ से गवर्नमेंट को सेनेट के अंदर भी फायदा होगा, और अब वहाँ से 52 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए वोट करेंगे। तो सेनेट के जो स्कोर कार्ड है वो भी बिल्कुल तब्दील होने वाला है, और कौमी असम्बली का तो तब्दील हो चुका है। तो इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत मनचाही कानून साजी करने की तरफ एक कदम बिल्कुल इस तरह की कानून साजी हो सकती है, और 27वीं तरमीम का मकसद भी यही बताया जा रहा है, बातें सामने आ रही है। माजिद साहब, तो मेरा ख्याल है इसी कानून साजी का और इसी हुकूमत की ताकत को रोकने का जो फैसला है तहरीक इंसाफ ने इस तरह से किया कि हम सड़कों पर आएंगे, और बानी PTI ने हमने देखा कि 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बड़ी वाज़ेह हिदायत की है। क्या लगता है आपको, एक मजबूत हुकूमत जो है वो इस वक्त हो गई है इस नोटिफिकेशन के बाद, तो जो तहरीक इंसाफ है जो कि ऑलरेडी टूट फूट का शिकार है, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उनकी ये तहरीक चल सकेगी? अगर चल सकेगी तो कितनी कारगर साबित होगी आपके नजदीक? जी, इस पे 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो जिस तरह आप प्रोग्राम के शुरू में मौसम का अहवाल बयान कर रहे थे जी, इसलिए मौसम का अहवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। जुलाई अगस्त में या सितंबर के अंदर जो सियासी तहरीक चलती है उसको सबसे बड़ा जो खतरा है वो मौसम से ही होता है, और दूसरा खतरा फिर गवर्नमेंट से होता है। तो इसलिए ये कोई महीने इतने फिजिबल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए।
उसकी वजह ये कि हब्स होती है, गर्मी है, बारिश है और ये मामलात है। दूसरा फिर इसका मसला है कि पॉलिटिकली किस तरह से इसको किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ का इशू ये है कि 26 नवंबर के बाद से उनका मोरल डाउन है। 26 नवंबर को एक बहुत अच्छा शो उन्होंने किया, लेकिन उस बहुत अच्छे शो को वो मुज़ाकरात की टेबल पर एग्जीक्यूट नहीं करवा सके। जो शराइत उन्होंने लागू की या जो मुज़ाकरात की चीजें थी, अगर वो 26 नवंबर की दोपहर तक तय हो जाती तो शायद तहरीक इंसाफ एक अच्छा पैकेज लेके घर जाती। लेकिन जब उनकी तरफ से ऐसा नहीं किया गया और रात को रियासती जबर का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद सिचुएशन बदल गई है। और अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के शहरों में जलसे करेगी तो वो हुकूमत पे दबाव बना लेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर जलसे करना शुरू कर दे और ये समझे कि वो मरकजी हुकूमत को दबाव में लेके बिल्कुल ठीक है। अच्छा माजिद साहब, पीटीआई में जैसे कि आपने कहा अंदरूनी इख्लाफात बहुत सारे हैं, इसी तरह पीटीआई में बहुत सारी नाराजगियां भी हैं, उसको भी अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। पीटीआई के लाहौर जेल में कैद रहनुमा पार्टी पॉलिसियों से हमें काफी नाला नजर आ रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात करने या दीगर असीर रहनुमाओं ने पार्टी पर जोर दिया है कि मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। एक तो ये बताइएगा कि जेलों में कैद रहनुमा पार्टी से नाराज क्यों है, इसकी क्या वजूहात है, और साथ ही साथ क्या तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं का ये मुतालबा मानेगी? देखिए, लाहौर में जो गिरफ्तार और कैद पार्टी कारकुन और रहनुमा हैं उनकी हालत बिल्कुल तशवीशनाक है। अडियाला जेल और इमरान खान खबरों में होते हैं, वहां पर फुटेजेस बनती हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुलाकातें होती हैं, तो वो मीडिया की जीनत बना रहता है। लेकिन कोट लखपत जेल के हवाले से पार्टी क़यादत को, कारकुनान को बहुत सी शिकायत हैं, हुकूमत से भी और अपनी पार्टी से भी। यहाँ पर सख्ती भी ज्यादा है। यहाँ पर जो मेन जना हाउस का मुकदमा है वो चल रहा है, अब उसकी समाअत भी जेल के अंदर ही होती है। और कहीं कहीं ये भी तासुर मौजूद है कि जो पीटीआई की सेंट्रल लीडरशिप है जो जेल से बाहर है, उसने लाहौर की जो क़यादत है या कारकुनान है उनको कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया है। यहाँ की समाअतों पर लोग नहीं आते, उस तरह से पार्टी की सपोर्ट नहीं मिलती, प्रेशर नहीं मिलता। तो यहाँ पर लाहौर की जो तंजीम है या जो यहाँ पे कैद लोग हैं उनकी शिकायत बिल्कुल बजा है जी। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात की बात की है तो बिल्कुल एक जस्टिफाइड डिमांड है कि वो हम लोग हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये ऐसे पैराशूटर्स नहीं हैं। एजाज चौधरी का भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यास्मीन बिल्कुल माजिद साहब, उन्होंने अपनी वफादारी बड़े भरपूर तरीके से साबित की है और हमने देखा कि इस तरह से वो लोग दम रहे, कितनी ऑफर्स के बावजूद, कितने दबाव के बावजूद, कितने खौफ के बावजूद। तो मेरा ख्याल है अगर चेयरमैन की तरफ ज्यादा तवज्जो है पूरी पार्टी की कारकुनान की, तो वाइस चेयरमैन का भी हाल अहवाल पूछ लेने में कोई मुज़ाहिका नहीं है, कोई बुराई नहीं है। और जो लाहौर में कैद रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर भी तहरीक इंसाफ को तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसी के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। हिम्मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जब इदारे संजीदगी, महारत और नेक नियति से काम करे तो नताइज खुद बहुत बोलने लगते हैं और इस्लामाबाद पुलिस इसकी बेहतरीन मिसाल बन जाती है। और पिछले कुछ अरसे में इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी ने वाकई अवाम का एतमाद बहाल किया है। जदीद टेक्नोलॉजी, पेशावराना तफ्तीश और फौरी रद्द-ए-अमल ने दारुल हुकूमत को मजीद महफूज बनाया है। इस हवाले से ताज़ा तरीन मिसाल है दिफाई तज्जिया निगार सरदार फ़हीम के कत्ल के अंधोनाक वाक़े की, जो बज़ाहिर एक ब्लाइंड मर्डर था, मगर इस्लामाबाद पुलिस ने ना सिर्फ 6 दिनों में इस केस को ट्रेस किया बल्कि मुकम्मल तौर पर हल भी कर लिया। इसके अलावा हालिया महीनों में इस्लामाबाद पुलिस ने टिकटॉकर सना यूसुफ समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस भी कामयाबी से हल किए। इसी कारकर्दगी को सरासर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस की भरपूर तारीफ की, जो वाकई काबिल तहसीन है। इन तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद उस्मान तारिक भट्ट साहब। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उस्मान साहब, सरदार फ़हीम कत्ल केस को एक ब्लाइंड मर्डर कहा जा रहा था, क्या वाकई इब्तिदा में इस केस का कोई सिरा मौजूद नहीं था जहां से शुरू किया जा सके, और फिर आप लोगों ने ऐसा क्या तरीकाकार, इंटेलिजेंस या तकनीक अपनाई कि सिर्फ 6 दिन के अंदर इस केस को हल कर लिया गया? जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच। जी सर, बिल्कुल ये इनिशियली जिस वक्त इस वकूए के बारे में इतला याबी पुलिस को थ्रू 15 हुई तो हम तमाम के तमाम अफसरान ने जब मौके पर रिपोर्ट किया तो जो क्राइम सीन है वो क्राइम सीन जो है ना वो उसको विज़िट करने के बाद हम तमाम के तमाम जितने भी अफसरान थे वो आर ऑफ द यूनानिमस ओपिनियन कि ये एक ब्लाइंड मर्डर है जिसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई मुल्ज़िम की शिनाख्त नहीं थी।
और अल्टीमेटली फिर जिस वक्त हमने इस पर मुख्तलिफ जो लीड्स अवेलेबल थी क्राइम सीन को सिक्योर करने के बाद और उसके बाद जो मुख्तलिफ फर्दर लीड्स अवेलेबल थी, जब हमने उस पर काम करना शुरू किया तो फिर उसके बाद अल्टीमेटली अल्लाह पाक की ज़ात है हमें कामयाबी प्राप्त में। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, अगर हम प्रीवियस केसेस को डिस्कस कर लें, जैसे टिकटॉकर सना यूसुफ समेत दीगर हाई प्रोफाइल केसेस को हल करने में पुलिस को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए मुश्किल केस कौन सा था? जी, इसमें बुनियादी तौर पे तो हमारे लिए जितने भी केसेस हैं वो तमाम इन वन वे और अदर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे। हर केस के अपने डायनामिक्स होते हैं, हर केस के अपने मुख्तलिफ पहलू होते हैं, लेकिन इसमें जो सना यूसुफ वाला केस आपने रेफ़र किया, तो सना यूसुफ वाला केस भी इनिशियली ब्लाइंड था। उसमें हमें फिर जैसे जैसे हम उसकी इंटेरोगेशन में चलते गए तो हमें साथ साथ उसमें कुछ लीड्स डेवलप होती गई और उन्हीं लीड्स की बेस पे हमने सना यूसुफ का जो मर्डर है, कातिल है, हम उस तक पहुँचे और हमने उसको गिरफ़्तार किया। इसी तरह ये सरदार फ़हीम साहब के केस में इसमें भी हमने बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की हमारी जो इंटेरोगेशन है और जो हमारी मुख्तलिफ टीम्स हैं, इसमें हमने 9 के करीब मुख्तलिफ टीम्स बनाई थी इनिशियली और फिर बाद में हम टीम्स में इजाफा बतदरीज करते गए। हमने टोटल 270 CCTV कैमरास चेक किए इस केस में। इसके अलावा हमने 57 मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया और 7 रेड्स कंडक्ट किए हमने, जिनमें से 3 रेड्स जो हैं वो पंजाब के 3 मुख्तलिफ अजला गुजरांवाला, चिन्योट और सरगोदा के थे। तो इस तमाम तर एफर्ट के बाद और जो हमारी कैमरा ट्रैकिंग है, हमारी जियो फेंसिंग है, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सब को हमने इस्तेमाल करते हुए इस केस को ट्रेस किया। जी बिल्कुल उस्मान साहब, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट्स हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि हर तरफ से इस्लामाबाद पुलिस की तारीफ़ की जा रही है। सर, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद पुलिस जराइम की रोकथाम और कातलों की गिरफ्तारी के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है? किन कैमरों का, सॉफ्टवेयर या दीगर जो जदीद टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस हवाले से क्या कोई ख़ास पॉलिसी या मनसूबा भी बनाया गया? जी बिल्कुल, इसमें बुनियादी तौर पे तो जो हमारा इस्लामाबाद सेफ सिटी है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास उसमें कैमरास मौजूद हैं और इनिशियली जैसे ही कोई क्राइम कमिट होता है तो हम फौरी तौर पे अपने जो सेफ सिटी के कैमरास हैं हम उनसे हेल्प लेते हैं और वो हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास, चूँकि इस्लामाबाद जो है वो उसके जो इस्लामाबाद के बासी हैं, शहरी हैं, वो चूँकि बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से चुकन्ना है और ये बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास प्राइवेट कैमरास बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो अदर देन सेफ सिटी कैमरास, इसमें फिर प्राइवेट कैमरास का हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ जो सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिनमें आपकी जो सबसे जो बेसिक सेलुलर टेक्नोलॉजी हमारे पास इस वक्त जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जियो फेंसिंग है। अगर कोई नामालूम स्पेशली कोई मुल्ज़िम है जिसमें हमें मुल्ज़िम के हवाले से शनाख्त नहीं है तो फिर हम उस केस में हर सूरत जियो फेंसिंग कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास चूँकि हम एक इदारा है, इंटेलिजेंस इदारा है, तो हमारे पास चूँकि इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस के हवाले से अपने सोर्सेज मौजूद होते हैं और वो सोर्सेज जो है वो हमें गाए बगाए मुख्तलिफ क्राइम्स के हवाले से और जो मुख्तलिफ क्रिमिनल्स हैं उनके वेयर अबाउट्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन। यानी उस्मान साहब, जदीद के साथ साथ रिवायती वो जो मुखबर का निज़ाम है वो भी पुलिस के पास है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी सर, बिल्कुल ऐसी। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में जराइम की जो शरह है, परसेंटेज है, दैट इज़ 37 के तरीके से परसेंटेज से कमी आई है उसके अंदर। आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन हुआ और इस्लामाबाद पुलिस के आइंदा अहदाफ या हिकमत अमली क्या है ताकि हम उसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें? जी मैम, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ओवरऑल इस साल में पिछले साल की निस्बत 37% जो क्राइम है उसमें कमी वाक़या हुई है और इसमें जो सबसे उसकी जो मेन रीज़न है वो है प्रोएक्टिवनेस और इसके अलावा हमारी जो पेट्रोलिंग मैकेनिज़्म है उसको हमने एक मरतबा से दोबारा चेक किया, उसको दोबारा से उसमें जो हामियाँ थी, कमज़ोरियाँ थी, हमने उनको दुरुस्त किया और एक तो हमने बड़ा बेहतरीन किस्म का पेट्रोलिंग मैकेनिज़्म किया। उसके अलावा मैडम, डिटेक्शन इज़ बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम। तो जब आपके जराइम डिटेक्ट होने बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं
तो हमारे पुलिस की टर्म में ये अमूमन कहा जाता है कि अगर आप अच्छी डिटेक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप इनडायरेक्टली क्राइम को प्रिवेंट भी कर रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डिटेक्शन की बेस पे जो हमारा क्राइम प्रिवेंशन है वो उसमें हमें उसमें मदद मिली। सेकेंडली जो फ्यूचर में भी इंशाल्लाह ताला हमारा यही है कि हम जो मेन फोकस है इस्लामाबाद पुलिस का आईजी साहब से लेके नीचे हमारे कांस्टेबल तक, वो बुनियादी तौर पे यही है कि हमने इस्लामाबाद में बसने वाले हर शहरी को, हर बासी को एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना है कि वो अपने बिल्कुल अपने आप को महफूज समझते हुए जी वो हर किस्म की एक्टिविटी कर सकता है। बिल्कुल, पुलिस का काम भी यही है कि आम आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ देना, और फिर जब जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से अपील की जाती है तो अवाम भी ख़ास तौर पर जो है, मीडिया भी जो है वो भरपूर ताउन भी करता है पुलिस के साथ। और जिस तरह से उस्मान भट्ट साहब अभी बता भी रहे थे, आपके जो प्राइवेट कैमरास हैं, जो घरों में, जो दुकानों में, जो मार्केट्स में लगे हुए कैमरास हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्राइम को ट्रेस करने में, क्रिमिनल्स को ट्रेस करने में। तो शहरियों का ताउन भी जो है वो हमेशा दरकार रहता है। पुलिस को बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट साहब आपके वक्त का। और यहाँ पे ले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, जल्दी से ब्रेक लेके वापस आइए। नाजरीन, कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एहसासात का तूफान है, और अगर मैच हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान तो हर छक्का, हर विकेट, हर लम्हा यादगार बन जाता है। लेकिन जरा सोचिएगा कि अगर एक छक्का किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग यानी शादी पर ऐसा भारी पड़ जाए कि खुशी के दिन को डिप्रेशन का दिन बना दे, तो आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने हालिया इंटरव्यू में एक हैरानकुन इंकशाफ किया। उन्होंने कहा अपनी शादी के बारे से मुताल्लिक कि एक यादगार लम्हा शेयर किया। उन्होंने कहा कि शारजा में 1986 में जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने इनकी शादी खराब कर दी थी। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ये कहते हैं कि 21 साल की उम्र में खुफिया शादी करके जब मैं घर पहुंचा तो सारे मैच देखने में मगन थे। खुशी तो दोहरी थी कि एक तरफ शादी हुई है और इंडिया जीता भी नजर आ रहा था, मगर हुआ फिर यूं कि आखिर में मियांदाद साहब ने छक्का लगाया और सारा मूड खराब कर दिया, उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और आमिर खान साहब की जो शादी की खुशी थी वो तो बर्बाद हो ही गई। दूसरी जानिब एशिया कप 2025 की मुमकिना तारीखें भी सामने आ गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू और T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है, जबकि एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और भारत कम से कम 2 मरतबा सामने आ सकते हैं। चलें नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद याया हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया याया साहब आपके वक्त का। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के पर आमिर खान ने जो एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया, इस पर क्या कहेंगे, और इस तारीखी छक्के से कितने लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा? सुनने वालों के लिए तो देखें, बिल्कुल ये एक दिलचस्प आमिर खान का वाकया है, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आप देखें तो ये हकीकत है। अप्रैल 1986 में चेतन शर्मा को शारजा में आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद का छक्का तारीख का हिस्सा है, और पाक भारत मुकाबलों की जब भी तारीख लिखी जाएगी उसमें शारजा में जावेद मियांदाद का लगाया हुआ छक्का जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और आमिर खान ने जिस तरह तमाम सूरत हाल का खुलासा किया वो एक अपनी जगह सूरत हाल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जावेद मियांदाद साहब का एक मरतबा इंटरव्यू कर रहा था तो एक कॉल हमें आई, और एक लड़की ने हमें कॉल किया और उन्होंने कहा कि जावेद मियांदाद साहब, जब आपने आखिरी गेंद पर छक्का मारा तो मेरे अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं और जावेद मियांदाद हैरान रह गए कि क्यों, खैरियत? उन्होंने कहा मेरे अब्बू मुझसे बहुत देर से जो है वो एक गिलास पानी मांग रहे थे और मैं जो है वो मैच देख रही थी, आपने छक्का मारा आखिरी गेंद पर और मेरे अब्बू ने मुझे थप्पड़ मारा। बेटा मैं इतनी देर से आपसे पानी मांग रहा हूँ और पानी नहीं देख रहा। बहुत से वाकयात जो हैं इस छक्के के साथ जो हैं एसोसिएट हैं, और यकीनन इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं। याया साहब, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एशिया कप का जो आगाज़ है ये सितंबर में हो सकता है। आपको ये शेड्यूल कितना काबिल अमल लगता है? देखिए, अभी शेड्यूल तो आया नहीं है, लेकिन इसको मैं हौसला अफजा कहूँगा, पिघलती हुई बर्फ कहूँगा, एक बार फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी कहूँगा, एक बार फिर दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट रवाबित को दोनों मुल्कों के दरमियान करीब लाने की बात कहूँगा, क्योंकि यही भारतीय मीडिया जो इस वक्त चर्चा में है कि पाकिस्तान और भारत एशिया कप में कम से कम 2 मरतबा खेलेंगे। यही भारतीय मीडिया कुछ दिन पहले ये बातचीत कर रहा था,
ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि भारत एशिया कप में नहीं खेलेगा, एशिया कप भारत के बगैर होगा, जब आइंदा साल आईसीसी वर्ल्ड कप होगा तो भारत पाकिस्तान के मैच को जो है वो फॉरफिट कर देगा। लेकिन अब बिल्कुल उन्होंने यू टर्न किया है और अच्छी खबर है एशिया कप के हवाले से कि पाकिस्तान और भारत कहा यह जा रहा है कि 7 सितंबर और फिर 14 सितंबर को एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ सकते हैं और ये 2 मैच कंफर्म है। और उसके बाद अगर फाइनल में दोनों टीमें पहुंची तो 21 सितंबर को दोनों टीमों का मुकाबला हो सकता है। तो डेफिनेटली जो कुछ मई भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान की अफवाज ने दिया, एक बार फिर क्रिकेट के मैदानों में हम दोनों मुल्कों के टाकरे के मंतज़र हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा याया साहब, आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर खबर पर नज़र होती है, आप कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हर परफॉर्मेंस को। इंटरनेशनली भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारत और पाकिस्तान के मौजूदा स्क्वाड को आप किस अंदाज में अभी देख रहे हैं? आपका क्या एनालिसिस है? क्या समझते हैं कि इस बार पाकिस्तान की कारकर्दगी कैसे रहेगी? क्या पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल हो पाएगी? नजफ, एक दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि पिछले 5 सालों के दौरान हम भारत के साथ T20 वनडे में कई मरतबा एक दूसरे के आमने सामने आए, लेकिन इस बार जो दिलचस्प सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि जब पाकिस्तान और भारत यूएई में अगर एशिया कप का मैच होता है, दुबई में एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे, तो मुमकिन तौर पर जिस तरह फिलहाल पाकिस्तान टीम से बाबर आजम, रिजवान को बाहर रखा हुआ है, मुमकिन है कि हम इनके बगैर मैदान में उतरें। ऑन द अदर साइड भारत की टीम की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली, रोहित शर्मा गुज़िश्ता साल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट दे चुके हैं। तो नए खिलाड़ियों के साथ, नए चेहरों के साथ, नए स्टार के साथ पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुकाबले पर मैदान में उतरेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये साहब, अगर हम बात करें तो एशिया कप को वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के तौर पर उस तनाजुर में, उस ज़मन में कितना अहम समझा जा सकता है और कैसा कोई बैलेंस स्क्वाड तरतीब दिया जा सकता है जो कि एशिया कप में भी परफॉर्म करे और फिर आगे चल के उसी स्क्वाड को जो है वर्ल्ड कप में भी आजमाया जाए आपकी नज़र में? अच्छा सवाल है आपका। बात दरअसल है कि हम क्रिकेट के खिलाड़ी की बात करते हैं तो वो खिलाड़ी जो है वो क्रिकेट के लॉर्ड्स में खेलना चाहता है। हमारे अभी नौजवान खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो साइम अयूब तो भारत के मुकाबले पर खेले हैं, हसन नवाज नौजवान खिलाड़ी हैं, उसके अलावा पाकिस्तान टीम और उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। तो भारत के साथ मैच और भारत के खिलाफ उस मैच में वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करके टीम पाकिस्तान की जीत का सामान पैदा करते हैं। तो यकीनन उनके करियर के इब्तदाई दिनों में ये बड़ा मैच होगा जो उनको हीरो बना सकता है। बिल्कुल ठीक है। याया साहब, ये भी बताइएगा, क्या बार बार न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से पाक भारत क्रिकेट की रवायती शिद्दत में कमी आ सकती है? क्या देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, अब तो यही इस वक्त सूरत हाल है। फ्यूजन फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान भारत नहीं आएगा तो पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ ये बात करना चाहूंगा कि चौथा साइकिल शुरू हो चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट चैंपियनशिप का। पिछले 3 टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हुआ नहीं। तो अगर हम वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हैं, व्हाई नॉट हम पाकिस्तान और भारत टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं खेल सकते, जहाँ पर एक्स पैट्रियट जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। भारत की टीम को सपोर्ट करने वाले, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वाले जो गैर मुल्की मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट में भी दोनों टीमों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का ऑप्शन जो है वो एडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सैयद याया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वसीयत दे रहे थे और बिल्कुल जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बड़ा बेसब्री से, बेताबी से इंतजार है कि जनाब एशिया कप जो है वो कब शुरू होता है। सितंबर की डेट्स आ रही हैं लेकिन अभी फाइनल नहीं है, फाइनल शेड्यूल आना है, लेकिन टीमों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। चलें नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की धरती के एक ऐसे फनकार की जिसने पंजाब की रवायत और सकाफत को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाया। जब वो रवायती लिबास पहने और हाथ में चिमटा पकड़े स्टेज पर उतरते तो सैकड़ों के मजमे को अपने साथ झूमने पर मजबूर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाबी धरती की आवाज़ फोक गुलकार आलम लोहार की, जिन्हें मद्दाहों से बिछड़े आज 46 वर्ष बीत चुके हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारे सेगमेंट्स अभी बाकी हैं तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा से व्यूअर्स आपको खुशामदीद कहते हैं। घुड़सवारी और नेज़ाबाजी ये ऐसे खेल हैं जो ना सिर्फ महारत, ताकत और तवाज़ुन का तकाजा करते हैं बल्कि हमारी सकाफत, तारीख और देही विरसे की नुमाइंदगी भी करते हैं। टेंट पैगिंग या नेज़ाबाजी को देही मेलों और फौजी परेड से निकाल कर अब बैनुल अक़वामी मुकाबलों तक पहुंचा दिया गया है।
खुशाइंद बात इसमें यह कि पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी इस खेल में दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं और इस खेल की मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब खवातीन भी बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि एक बड़ी खुशगवार तब्दीली है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे मेहमान जो इस खेल के अमली नुमाइंदे हैं। हमारे पहले मेहमान हैं फजील अमजद भट्टी, जिन्होंने 2013 से 2023 तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए कई आलमी मुकाबले जीते और वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। मुल्क के लिए सोने और चांदी के बहुत सारे तमगे समेटे। और उनके साथ मौजूद हैं राफिया महमूद भट्टी, जो एक बाहिम्मत बासलाहियत खातून घुड़सवार है, जिन्होंने इस मर्दाना समझे जाने वाले खेल में कदम रखा और अपनी राहें हमवार की और दूसरी खवातीन को भी मोटिवेशन दी। इस हवाले से दोनों मेहमानों का शुक्रिया बोलते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले फजील आपकी जानिब आना चाहूँगी, नेज़ाबाजी के बारे में कुछ बताइए कि इस खेल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नंबर 1 और नंबर 2 पाकिस्तान में इसको मजीद आगे ले जाने के लिए मजीद हमें क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? बेसिकली जी नेज़ाबाजी एक हमारे पास पाकिस्तान में कल्चर को जो है ना नुमाइंदगी करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है। और हमारी जो गेम है, जो पाकिस्तानी गेम है, उसमें कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है कि उसमें हम लोग टर्बन इस्तेमाल करते हैं, वेस्ट कोट और अपने वो ट्रेडिशनल चोंटों वाले सलवार कमीज और मतलब प्रॉपर एक ट्रेडिशनल ड्रेस में होते हैं। उसके साथ साथ घोड़ों के ड्रेस बनाते हैं जो हमारे यूनिफॉर्म से मिलते जुलते होते हैं। तो जो हमारी इंटरनेशनल गेम है वो ज़रा इससे हटके, तो वो हमारे लिए पाकिस्तानी राइडर्स के लिए ये चीज़ होती है कि वो सारा साल ट्रेडिशनल में इन रहते हैं और ट्रायल्स पे आके या कहीं इवेंट हो जाए कंफर्म कि आपने इंटरनेशनल टूर पे जाना है तो हम स्विच करते हैं इंटरनेशनल की तरफ। अभी इंटरनेशनल के इवेंट्स अलग हैं, उनके वेपन्स अलग हैं हमारी ट्रेडिशनल से। तो ये थोड़ा सा है कि इसमें आपको दोनों साइडों पे इन रहने के लिए जो है ना वो राइडिंग स्किल्स इतनी बिल्ड करनी पड़ती हैं कि जब भी स्विच करना पड़े कोई इशू फजील, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात आपने की। तो कोई इस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई तरबियत जो है वो भी फराम की जाती है हमारे राइडर्स को कि जब वो इंटरनेशनली जाएं तो वहाँ पर जो भी वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी वहाँ पर गेम के रूल्स हैं, उनको अपनाया जाए, उनके मुताबिक जो है इनकी तैयारी हो ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सके। जब आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन हमारे पास फेडरेशन है, फेडरेशन जो है वो प्रॉपर हमारे कैंप्स लगाती है और कैंप्स में नए कोई रूल्स चेंज हो जाए उनके बारे में आगाही या जो वेपन कैरिंग सिस्टम है वो सारा कुछ बताती है हमें। लेकिन ये चीज़ इस चीज़ की कमी भी है कि हमारे पास जो हमारा लोकल सिस्टम है या एक राइडर उभर के आता है तो उसको अपने तौर पे एफर्ट करके पहले बेसिक्स सीखने पड़ते हैं। ट्रायल्स में जाने से पहले उसके पास कोई ऐसा अदारा या कोई ऐसी जगह नहीं होती कि जहाँ पे वो अपनी बेसिक्स क्लियर कर सके। लेकिन उन्हें आगाह रखा जाता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है और आपने उसको किस तरह से मीट करना है। राफिया, आपकी जानिब आते हैं, पीछे हम देख भी रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी वीडियोस भी जो हैं वो चल रही हैं, आप बड़ी महारत के साथ, खूबसूरती के साथ घुड़सवारी कर रही हैं। आपका खवातीन का इस खेल के अंदर आना बड़ा मुश्किल खेल समझा जाता है और कई तो मर्द भी कतराते हैं इस खेल से। आपका आना बड़ा खुशाइंद है। पहले तो हमें ये बताएं कि आपको इंटरेस्ट किस तरह से पैदा हुआ, किसी के मशवरे से आई या खुद ही आपने फैसला किया कि आपने घुड़सवारी करनी है? जी, बस ये फैमिली का शौक़ था। मेरे फादर राइडर थे, मेरे ग्रैंड फादर राइडर थे और वहीं से बस शौक़ डेवलप हुआ। इनहेरिटेड चीज़ है। और फिर उसके बाद मैंने उरूज कियानी साहिबा जो हैं पाकिस्तान नेशनल टीम की कैप्टन है, जब मैंने उनको 2021 में राइडिंग करते हुए देखा तो मेरा शौक़ और ज़्यादा डेवलप हुआ कि अब मुझे इस तरफ आना चाहिए। राइडिंग तो मैं बचपन में थोड़ी बहुत कर चुकी हूँ लेकिन कंटिन्यू मैंने की थी 2023 से ऑनवर्ड्स अभी। और बस अब आपके ज़बरदस्त। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, मज़ीद आपने क्या सीखा और पाकिस्तान को लेके आप मज़ीद कितने पैशनेट हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको किस्मत जो है ना वहाँ तक ले जाती है। तो वो हमारे साथ इस तरह हुआ था कि जब हम पहली दफ़ा अंडर 19 टीम में सिलेक्ट हुए तो पाकिस्तान में सिलेक्टेड राइडर्स थे जो अंडर 19 में थे। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिक कोचिंग सिस्टम भी उस टाइम नहीं था। तो जब हम साउथ अफ्रीका परफॉर्म करने गए तो वहाँ पे कुदरती मौसमी सूरत हाल की वजह से हमारा इवेंट्स जो है ना वो हफ्ता 10 दिन लेट हो गया। सही। तो वो जो हफ्ता 10 दिन वहाँ पे लेट हुआ तो वो हमारे लिए एडवांटेज में आ गया कि हमने वहाँ पे जहाँ पे हमारा स्टे था हमने उनसे प्रैक्टिस की डिमांड मांगी और वो सारी उनकी टीम्स को देख के हमने सीखना शुरू किया। सही। तो वहाँ पे उन्होंने हमें भी फेवर्स दी। वहाँ पे एक हमारे कोच थे सर नॉर्मन नाम से, तो उन्होंने बकायदा हमें ट्रेन किया कि आपने अगर आपको इन चीज़ों का नहीं आइडिया तो मैं आपको हफ्ता ये 2-4 दिन की कोचिंग देता हूँ। तो वो बेसिक्स उसने हमारे बेसिक्स बहुत बिल्ड कर दिए थे। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह के
इंशाल्लाह ताला कॉम्पिटेंट हैं हम और कॉम्पिटेंट रहेंगे और मजीद आगे करेंगे। मजीद आगे जाएंगे। अभी वर्ल्ड कप में हम सेकंड पे हैं, इंशाल्लाह फर्स्ट पे भी आएंगे। चलें, आपसे तो बात होगी, राफिया की जानिब चलते हैं। होपफुली अभी आपको सवाल एक्यूरेट लगेगा। मुझे ये बताइए कि आपका ये जो एक्सपीरियंस रहा है घुड़सवारी के हवाले से, मजीद इसमें कितना फ्लरिश करना चाहती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप क्या समझती है कि फिजिकली और मेंटली टेक्निक्स को बैलेंस रखना कितना ज़रूरी है इस गेम के लिए? अगर मैं मज़ीद फ्लरिश होने की बात करूं तो इंशाल्लाह मैं फजील के मुकाबले पे आना चाहूँगी। बहुत खूब, क्या बात है। वजीर साहब मुकाबला तगड़ा होने वाला है, तैयारी कर लें और वो कहते हैं ये ना समझे कि सीख लिया तो बात खत्म, प्रैक्टिस जारी रखें। वो कहते हैं सूख भी जाए ना तो दरिया आखिर दरिया ही होते हैं। ये मसला नहीं है। बहुत खूब। तो इंटरनेशनली और नेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे जिस तरह फजील करते हैं। इज़ अ मेंटोर टू अस। और दूसरी बात ये जो आपने की कि कितना हमें मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना पड़ता है, तो बेसिकली आपकी मेंटली तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ऑब्वियसली आप एक घोड़े पे बैठ रहे हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप हर तरीके से उसे कंट्रोल कर सकें। बाकी जो फिज़िकल बात है तो घुड़सवारी इटसेल्फ एक पूरी कार्डियो है, ठीक है। तो आप जब राइडिंग कर रहे होते हैं तो आपके मसल्स ऑटोमेटिकली ऑफ इन द सैडल डेवलप होते हैं और ऑफ द सैडल भी आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जहाँ से आपके मसल्स डेवलप हों और आपके अंदर और स्ट्रेंथ बिल्डिंग हो जाए। अच्छा राफिया, ये बताएं आप राइडिंग कर रही हैं या बाकायदा आप नेज़ाबाजी भी कर रही हैं? मैं अपनी एडवांस राइडिंग पे फोकस कर रही थी अभी और इंशाल्लाह अब नेज़ाबाजी की तरफ भी है। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा फजील साहब, आप कुछ कहना चाह मैं रहे हैं? ये बताना चाह रहा था कि जो स्किल्स है ना हमारे, वो उसको इस तरह बिल्ड करना पड़ता है कि हमारे बाई ड्रॉज पे घोड़े मिलते हैं। जब हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो घोड़े हमें ड्रॉज पे मिलते हैं। तो वो मेडिकली तो वो पास होते हैं, मतलब जजिंग कमेटी बैठी होती है जो उसको मेडिकली फिट करार देती है और वो घोड़े फील्ड में आते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस उनकी नहीं देखी जाती, ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर्स ने खुद लेनी होती है। तो वो थोड़ा रैश है या ज्यादा कूल माइंड है या उसको गेम में आपने किस तरह इन करना, ये सारी जो ये तालमेल जो है ना, ये राइडर की जिम्मेदारी है, ये किस तरह से वो बनाता है। बिल्कुल, ये टोटल 20 मिनट्स की राइड होती है और 2 से 3 रन होते हैं। या खुद घोड़े के साथ एडजस्ट हो जाए या घोड़े को अपने साथ एडजस्ट यानी एक दूसरे के मिजाज आशना होना बड़ा जरूरी। फजील, ये बताएं कि नेज़ाबाजी और घुड़सवारी जैसे खेल हैं, इनमें महारत हासिल करने के लिए नौजवानों को अगर हमारा कभी ज़हन बन जाता घुड़सवारी सीखने का, आप जैसे बाहर की देखें ना ज़ेरे निगरानी, तो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन वसाइल की ज़रूरत होती है, टाइम, वक्त, क्या कहना चाहेंगे? बेसिक सीखने तक तो अभी ख़ास तौर पे लाहौर में तो हमारे पास स्पॉट्स हैं, राइडिंग स्कूल्स हैं जिसमें हम लोग बेसिक्स सिखा सकते हैं। बात तब बनती है जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं या अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, तो फिर आपको जगह ऐसी चाहिए होती है जहाँ पे आप घोड़ा रख सकें और घोड़े के साथ आप, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जब आप स्विच करते हैं घोड़े, इनिशियल बनने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सही। वो हर रोज घोड़ा चेंज करके नहीं राइड कर सकता या हर घोड़े का मिजाज अलग होता है। तो वो जब आपको बेसिक्स के ऊपर अबूर हासिल हो जाए तो तब आप इतने वो कॉन्फिडेंस में आते हैं कि आप घोड़े चेंज कर सकते हैं। बस आप आगे हैं, आज आपने ब्रेक पे तो हमें ना बेसिक सिखा के जाना है। हाँ, एग्जैक्टली। वर्बली सिखा देना। अच्छा राफिया, मुझे ये बताइए कि किस एज से हमें स्टार्ट करना चाहिए ट्रेनिंग, अगर किसी लड़की का इंटरेस्ट हो जाता है घुड़सवारी की तरफ, तो किस एज से ट्रेनिंग स्टार्ट हो? और अगर मेरी एज में कोई हो तो क्या वो कर सकता है अभी ट्रेनिंग, अगर मेरा मन करे कभी स्टार्ट करने का? जिस तरह होता है कि 35 के बाद CSS नहीं कर सकते। हाँ, एक टाइम के बाद। नहीं, राइडिंग के लिए कोई एज नहीं, कोई एज नहीं पैशन है। की कोई एज नहीं होती है। जबरदस्त। ठीक है। और अगर आप लोगों को सीखना भी है तो मेरे ख्याल से 7 to 8 इयर्स के बाद, आई थिंक अर्लियर द बेस्ट, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फजील, ये बताएं कि इस खेल को मजीद फ़रोग़ देने के लिए आप लोगों ने बड़ा काम किया, इसे बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया, बल्कि अब हम स्क्रॉल भी कर रहे हो ना, कोई वीडियोस भी देख रहे हो तो बहुत सारी नेज़ाबाजी की भी वीडियोस हमारे पास आ रही होती हैं फीड में और फॉर यू पे। हमें ये बताएं कि इस खेल को मजीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती सतह पर, निजी सतह पर क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है, ताकि हम अगर देखें तो नौजवानों में अगर शौक़ पैदा करना है तो हमें स्कूल लेवल से ही उन्हें इस तरफ राग़िब किया जा सके, ये किस तरह से मुमकिन है? बेसिकली ये है कि थोड़ा सा हमारे जो स्कूल्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो आपको पता है कि जरा बिल्डिंग वाइज क्लोज होते जा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे दो कमरों के भी ये स्कूल मेरे हाल बन गए में हैं। बिल्कुल अच्छा पार्ट नहीं है बहुत स्कूल का, प्लेइंग ये सेक्शन खत्म हो टेंशन गया वाली है। बात होनी चाहिए कि एक, क्योंकि उस टाइम ग्रोइंग एज होती है, स्टूडेंट्स को थोड़ा मस्कुलर होना चाहिए, उनको थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए उनकी। तो एक तो इस चीज़ को दूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने भी अभी आप HSN देख लें, HSN के लड़के हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनके वो ट्रायल्स तक आते हैं और ट्रायल्स में आने तक वो हमारे दूसरे जो आउटसाइडर वाले राइडर्स हैं जो स्कूल से रिलेटेड नहीं है, देसी राइडर्स जो हमारे,
कई जगहों पे आके उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। हालांकि वो अंडर एज होते हैं उनसे, लेकिन इसके बावजूद वो परफॉर्म करना या घोड़े को कंट्रोल करना या एक कॉन्फिडेंस तरीके के साथ एक क्या नाम है, जब आप ट्रायल्स दे रहे हो, आप आ रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी और होता है। सही। तो ये चीज़ है कि हम स्कूल्स को बहुत ज़रूरी है कि वो इन एक्टिविटीज़ में जो है ना वो शामिल हों। और बहुत से ऐसे राइडिंग स्कूल्स भी हैं हमारे पास इधर लाहौर में कि जो फैसिलिटीज देना चाहते हैं नहीं, वो फैसिलिटीज देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम आपके स्कूल्स में आके आप बच्चों को राइडिंग करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। हाँ जी, अभी हम ऐसे हमारे पास इधर ये पाकिस्तान राइडिंग क्लब की भी फैसिलिटी ये है कि वो अगर कोई स्कूल हमारे साथ इलाक करता है तो हम मोबाइल सर्विसेज जो है, मतलब घोड़े वहाँ पे ले जाके या वो यहाँ पे आके करना चाहें तो बिल्कुल ठीक है। राफिया, आपकी जाने बात है, मुझे ये बताइए ख़वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहती हैं? क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं? ख़वातीन के लिए मेरा यही पैगाम है कि एक तो अपना पैशन कंटिन्यू करें, कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखें और ज़रूर आएँ इस फील्ड में, क्योंकि इससे आपको एक डिसिप्लिन आता है आपकी लाइफ में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है लोगों को फेस करने का। तो आई थिंक दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत मुबारक हो, आप दोनों को आपकी कामयाबी की, आप लोगों का पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी और फ़ख्र की बात है। तो नाज़रीन, इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, जिस पानी से सैराब होते हैं और जिस फ़िज़ा में सांस लेते हैं, ये सब एक खामोश जहर की लपेट में है और इस जहर का नाम है प्लास्टिक। बिल्कुल, और ये वो मसला है जिसके असरात अब समुद्रों की तह से लेकर इंसान के खून तक पहुंच चुके हैं। हर साल दुनिया में अरबों टन प्लास्टिक बनाया जाता है, मगर इसका एक बड़ा हिस्सा दोबारा इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हमारी ज़मीन, पानी और हवा को भी आलूदा करता है। आपको बताते हैं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सालाना 400 मिलियन टन से ज़ायद प्लास्टिक वेस्ट पैदा होता है, जिसमें सिर्फ 9% ही रिसाइकल हो पाता है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक हम हर साल 30 लाख टन से ज़ायद प्लास्टिक वेस्ट पैदा करते हैं, जिसमें से सिर्फ 3% ही रिसाइकल हो पाता है। बाकी प्लास्टिक हमारे माहौल, आबी हयात और सेहत के लिए ख़तरा बन जाता है। आज के सेगमेंट में हम प्लास्टिक आलूदगी के इंसानी सेहत पर मुरतब होने वाले असरात, मौसमियाती तब्दीलियों से ताल्लुक और अवाम के किरदार के बारे में तफसीलन डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर जुनैद सलीम साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में हमें बताइएगा, हम बड़ा सुनते हैं इसके बारे में, सादा अल्फाज में बताएं ये होता क्या है और हमारी ज़िंदगी में ये किस तरह से पाया जाता है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें बेसिकली देखें, जैसे ज़िंदगी ने तरक्की की है, आप अपने इन्वायरमेंट में देखें कि हर तरफ आपको प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे। आपने बच्चे का दूध लेना है बाज़ार से, वहाँ से लेकर आपने कोई कपड़े ख़रीदने हैं, आपको प्लास्टिक बैग में ही उसको कैरी करना है। तो इसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि अपने घरों में अगर हम जितने भी नाजरीन हैं वो नज़र मारें, अपने किचन से लेकर अपने बेडरूम में हर जगह पे उनको प्लास्टिक बैग्स मिलेंगे। तो अब देखना ये पड़ेगा कि ये प्लास्टिक बैग आपने परचेज़ तो कर लिए, ले तो आए घर में, इनका आउटकम कहाँ, ये जा कहाँ रहे हैं, क्या आपके लिए नुकसानदेह तो नहीं है? ये इसी तरह है कि आप जिस तरह बहुत से बैक्टीरिया आपके इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इसी तरह इन बैग्स को भी हम उसी तरह कैटेगराइज करें, क्योंकि आपकी हेल्थ को ये डेंजर है आपकी हेल्थ के लिए। वो किस तरह डेंजर है? फॉर एग्जांपल, आप बैग लेंगे, आप उसको डस्टबिन के थ्रू, अपने वेस्ट के थ्रू आप उसको फेंक देंगे। अब फेंकने के बाद क्या होगा, इन्वायरमेंट में जो बंदा उसको लेके जाएगा आखिरकार उसने कहीं ना कहीं उसको डंप करना है। जब वो डंप करते हैं तो पूरा जो कूड़ा होता है, सारा जो गंद होता है, उसको इकट्ठा जला दिया जाता है। या सम टाइम ये भी होता है कि आपने देखा होगा, आंधी चली हो, बहुत से बैग शॉप पर जमा होते हैं, तो लोग उसको इकट्ठा करके उसको बर्न कर देते हैं। बहुत सारे जोक्स भी बने हुए हैं, क्योंकि वो उड़ते नजर आ रहे होते हैं, तो उसको बर्न कर देते हैं। तो होता क्या है, इसमें बेसिकली बहुत सी ना दिखने वाली जहरीली गैसें इससे खराज होता है गैसों का। उससे केमिकल्स जब निकलते हैं वही इन्वायरमेंट में हम इनहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स एट डेंजर हैं। तो जो ऑलरेडी एस्थमेटिक या COPD के पेशेंट हैं या इस तरह की जो बीमारियों के में पेशेंट मुब्तला होते हैं, उनके लिए तो वो बहुत जल्दी ही वो उनके लिए थ्रेशोल्ड अचीव करके वो नुकसान का बाइस बनना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी सफोकेशन और इस तरह लंग्स की बीमारियां, जो उनको पता भी नहीं होता है, खामोश कातिल की तरह एकदम से चीज़ सामने आती है कि आपको लंग्स की ये बीमारी हो चुकी है। अच्छा, लंग्स की तो ये है कि आप इनहेल कर रहे हैं, इसके अलावा ये केमिकल इनहेलेशन के थ्रू आपके ब्लड में एंटर होके आपके जिगर, किडनी और आपके ब्रेन के लिए भी नुकसान का बाहिस बनते हैं।
जो ये सारा अमल, ये एक विशियस साइकिल है। हमें पता भी नहीं होता कि वो सारे केमिकल्स जो आपके इन्वायरमेंट में ऐड हुए, इन्वायरमेंट्स के आपके लंग्स और ब्लड, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता सम टाइम हम लोग कहते हैं ना कि हमारे मुआशरे में कैंसर की बड़ी जो शरह बढ़ गई है, हर आए दिन लोगों में अमवात हो रही हैं, तो इसकी कुछ और हिडन। डॉक्टर साहब, लोग ये भी बातें करते हैं ना कि नई नई बीमारियां सुनने को मिलती हैं, पहले ये नहीं थी। लेकिन अब अगर आप पहले देखें तो हमारे जो बड़े थे, घरों में बड़े स्पेशल बैग बनवाए जाते थे, आप घर से लेके जाते थे शॉपिंग करने के लिए, आप खरीदारी करने जा रहे हैं, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, कपड़े के बैग्स, यस, तो वो उसमें आप लेकर आ रहे होते और थे। खवातीन इतनी सुगड़ होती थी कि वो अलहदा से आपके पास एक्स्ट्रा अगर कपड़ा रह जाता तो खुद सिलाई करती थी और वो बैग थैला बनाती थी शॉपिंग के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी इको सिस्टम के हवाले से मजीद के मौसमियाती तब्दीली का, प्लास्टिक बैग्स का और दर्जा हरारत का क्या आपस में कोरिलेशन है, तो ये समझा दीजिए किस तरह नुकसानदेह है। अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बात में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़मानों में दूध होता था, वो बर्तन लोहे का डोल या जिसको गड्डी लोग बोलते हैं, उसमें अभी भी कुछ ट्रेंड है, कुछ आप ओल्ड लाहौर जाएं तो वहाँ पे इसी तरह बिकता है और लोग लेते हैं। तो वो जैसे जैसे आप एडवांसमेंट की तरफ आए, वो चीज़ें आपकी सेहत के लिए डेंजर का बाइस बनी। अब सेकेंडली, आप ये चीज़ें जब बर्न आउट होती हैं, केमिकल आपके एनवायरनमेंट में ऐड होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया, पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ कि ओजोन की लेयर है हमारे ऊपर, अल्लाह ताला ने वो एक प्रोटेक्शन बनाई हुई है। वो क्या करती है, वो सूरज से शुआओं को नीचे आने से रोकती है, जो जहरीली शुआएं हैं, यूवी लाइट्स, जो हमारी स्किन के लिए या बाकी चीज़ों के लिए डेंजर का बाइस बनती है। जब इन्वायरमेंटल हम लोग इंसल्ट करेंगे, हम लोग एक्सेसिव गाड़ियों का, लेड का इन्वायरमेंट में ऐड होगा, इसी तरह हम प्लास्टिक बैग्स को बर्न करेंगे, उनको सही डंप नहीं करेंगे, तो वो हमारी ओजोन की लेयर को डिस्टर्ब करेगी। अब ये कह लेंगे अगर उसमें कोई होल हो जाता है या वो थिन हो जाती है, जिसकी वजह से सूरज की शुआएं भी नीचे आएंगी। जब सूरज की शुआएं नीचे आएंगी, आपके अंदर स्किन के कैंसर, स्किन की बीमारियां, आपका दर्जा हरारत ज़मीन का बढ़ेगा और ओवरऑल आपका इकोसिस्टम पूरा तबाह होता है। अब मैं एक बात इसमें बड़ी अहम ऐड करना चाहता हूँ कि इंसान उसको अकोमोडेट करते हैं किसी ना किसी हद तक, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि इंसान के पास सहूलतें हैं। इसमें ज़्यादातर आपकी जो बाकी अल्लाह की जनरेशन जो चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या करें, वो आपके इस टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट। ये बड़ी आपने अहम बात की है डॉक्टर साहब। अच्छा, हमें ये भी बताएं कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि अब इस्तेमाल बढ़ गया है, खाने पीने की भी जो चीज़ें हैं वो भी अब प्लास्टिक की प्लेट्स में दी जा रही होती हैं, कप्स में दी जा रही होती हैं। ये कितने नुकसानदेह, और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ड्रिंक्स हैं, बहुत जो कि गर्म होती हैं, अब वो भी प्लास्टिक के जो कप्स हैं उसके अंदर सर्व की जा रही होती हैं। ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रही होती है? ये जो हॉस्टलाइट अक्सर बच्चे होते हैं ना, वो जब खाने पीने जाते हैं, खाना खा के एंड पे कहते हैं चाय पैक कर दें, वो चाय शॉपर में पैक होके साथ साथ लेके जा रहे होते हैं। तो ये इंतहाई मुज़रे सेहत है। आप देखें कि जब ऑब्वियसली चाय गर्म है, उसने उसको थोड़ा बहुत मेल्ट करना है, उसके जो केमिकल्स हैं उसमें एब्जॉर्ब होंगे, वो ये है माइक्रो एलिमेंट्स किलिंग है अपने आप के ना। आप आहिस्ता आहिस्ता, ये एकदम से इसका इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो आप इसको कोई सीरियस भी नहीं लेंगे क्योंकि एकदम से उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। इसी तरह सेकेंडली, आप ये किसी ना किसी तरह ये सारे आपके जो प्लास्टिक बैग्स हैं, किसी ना किसी तरह ये दरियाओं समंदरों तक पहुंचते हैं। अब हम जो मछली खा रहे हैं, कि आपको लगता है कि वो आपके लिए उतनी न्यूट्रिशियस है जितनी कि वो होनी चाहिए? नहीं, वो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैग के उसमें किस तरह ऐड होते हैं, ये भी एक पूरा एक विशियस साइकिल है। जब एक बैग आपने समंदर में फेंक दिया, बहुत सी हमने रिपोर्ट्स और बहुत सी इसमें पॉडकास्ट भी लोगों के देखे कि जिसमें उन्होंने आबी हयात पे किए कि वो किस तरह इससे मुतासर हो रही हैं। उस पर हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन आप ये देखें कि एक जो फिश है, उसका एक अल्लाह ताला ने इकोसिस्टम बनाया होता है। हमारा भी है, हमारे अंदर कोकलिया होता है, हमारे कान के अंदर। हम लोगों ने अगर सामने देखना है, इधर जाना, राइट लेफ्ट, तो हम उस एंटीने को इस्तेमाल करते हैं कि अगर कान का कोई मसला हो तो आपने देखा हो बैलेंस, बंदा इम्बैलेंस हो जाता है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मछलियों के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया, वो उसको फॉलो करते हुए अपना शिकार करती हैं या जो भी। जब एक शॉपर प्लास्टिक बैग उन्हें समंदर दरिया में मिलता है तो वो उसको फॉल्स अटैक करती हैं। जब उसकी तरफ जाती, एक तो उनकी एनर्जी ज़ाया होती है, दूसरा उसमें अगर वो स्ट्रैंगल हो के वो खुद ऐसी जगह पे पहुंचती हैं जहाँ पे नुकसान का बाइस बनती है। खुदा न खासा अगर उसको इंजेस्ट कर जाती हैं, खा जाती हैं, तो उन्हीं की बॉडी में ऐड होके उसी फिश को हम इस्तेमाल करते हैं। वही प्लास्टिक बैग इन रिटर्न समंदर आपको भी दे रहा है। ओहो। तो ये एक विशियस साइकिल है। आप नेचर के साथ जैसा कर रहे हैं, साइकिल में हम इस लूप में हम बेसिकली फंसे हुए और हमें समझ नहीं आ रहा। चलिए डॉक्टर साहब, हमने डिस्कशन की मसाइल के हवाले से, प्लास्टिक आलूदगी के हवाले से, हल की जानिब अब आ जाते हैं। किस तरह कहीं से तो स्टेप उठाना है, हम ये तो नहीं कह सकते पूरे माहौल ऐसा है, लोग ऐसे करते हैं, हम क्या करें, हमारा नहीं है।
कहीं से किसी ने आगाज करना है, किस तरह हम खुद को, हमारे माहौल को आलूदगी से, प्लास्टिक की आलूदगी से बचा सकते हैं? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए भी हैं कि इसको बैन किया है टोटली, लेकिन फिर भी उसमें उसका यूज है। एक पर्सनली तौर पे आप ये कर सकते, देखें हम किसी दुकान पे जाते हैं, अगर वो हमें प्लास्टिक के बैग में कुछ चीज़ नहीं देता, हम उससे लड़ रहे होते हैं कि भाईजान तुम 25 रुपए का 20 रुपए का अलग से वो बैग दे रहे हो। तो हमें खुद अगर कोई दे रहा है उसको डिप्रिशिएट करें कि भाई आप क्यों दे रहे हैं, उसकी कंप्लेन करें कहीं पे, ताकि इस तरह के जो लोग हैं जो इन्वायरमेंट में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो उनको हम लोग डिमोटिवेट कर सके। सेकंड नंबर पे ये है कि बायो डिग्रेडेबल जो बैग्स हैं जो कि बिल्कुल डिजॉल्वेबल होते हैं, अगर वो पानी में चले जाएं, वन टाइम यूज़ होते हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं, उन्होंने वो रखे हुए हैं। थर्ड नंबर पे गवर्नमेंट को चाहिए कि जो वो बैग्स हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए भी कुछ मैकेनिज्म है कि नहीं है। हो सकता है कि उनके अंदर भी वो वाले इंग्रेडिएंट्स जो प्लास्टिक बैग्स के हैं वो ऐड हो। अब उसकी मशीनरी जो है वो मिलियंस में है। ऑब्वियसली हमारे जो इकोसिस्टम की अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पंजाब की सतह तक अडॉप्ट किया जा रहा है प्लास्टिक वेस्ट के लिए, मशीनें भी लगाई जा रही हैं आजमाइशी तौर पर, और फिर वो एक्सपेंड भी की जाएंगी ऑब्वियसली लाहौर की मार्केट्स में, मुख्तलिफ एरियाज़ में। डॉक्टर साहब, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेडिकली हमें ये बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि लंग्स के जो ये हमारे असरअंदाज हो रहे होते हैं, ये जितनी भी प्लास्टिक पॉल्यूशन है, और जो दमा के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं, अगर इस पर काबू ना पाया गया तो ये कौन से हमारे ऑर्गन्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, किन बीमारियों का ये बायस बन सकता है पॉल्यूशन? सबसे पहला डायरेक्ट मैं 1 बाय 1 बता देता हूँ। लंग्स कैंसर जो है वो उसका ये डायरेक्टली बायस बनता है, क्योंकि आप डायरेक्टली उसको इनहेल कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर के पे आपके कुछ इसमें ऐसे केमिकल और गैसेस होती हैं जो आपके लिवर को मुतासर करती हैं। आपको लिवर का कैंसर और लिवर के कुछ ऐसी अमराज जो कि लाइलाज होती हैं, जिनका इलाज मुश्किल होता है करना, और जो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की इख्तिताम की तरफ जाती हैं, वो और किडनीज़ के फेलियर का भी ये बायस बन सकता है। क्योंकि जब आपका ब्लड पोल्यूट होना है, उस किडनी ने फिल्टर करना है, और ऐसे केमिकल जो किडनी ने कभी फिल्टर किए नहीं हैं वो आप इन्वायरमेंट से ले जाएंगे, किडनी पे बर्डन डालेंगे, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेसिटी कम होगी और वो फेलियर की तरफ जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का, और बड़े अच्छे अंदाज में आपने समझाया कि अगर इस पर काबू ना पाया गया तो कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो जन्म ले सकती हैं, और कौन कौन से मसाइल आपकी बॉडी को हो सकते हैं। और ऑब्वियसली हम सबकी ये जिम्मेदारी है, आने वाली नस्लों के लिए, जनरेशन्स के लिए हमने महफूज माहौल देना है, तो इसके लिए अभी से हमें काम करना होगा, और पोल्यूशन पे जो है हमें काबू पाना होगा, और अपना हिस्सा जो है, अपना किरदार जो है वो हमें इसके अंदर डालना होगा। आगे चलते हैं, आप बात कर लेते हैं अमेरिकी सदर के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपनी नई परफ्यूम्स की कलेक्शन विक्ट्री 45-47 के नाम से मुतारिफ करवाई है। इस परफ्यूम की बोतल पर डोनाल्ड ट्रंप का मुजस्मा बना हुआ है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने फॉलोअर्स को मशवरा दिया कि वो खुद भी एक बोतल खरीदें और अपने चाहने वालों को भी तोहफे में दें। ये खुशबू मर्द हजरात और ख़वातीन दोनों के लिए अलहदा वर्जन्स में दस्तयाब है, और परफ्यूम की कीमत भी आपको बता देते हैं। परफ्यूम की जो कीमत है वो $249 रखी गई है, यानी ये पाकिस्तानी तकरीबन 71,000 रुपए बनते हैं। वैसे अगर देखा जाए, ट्रंप बहुत इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल इंसान है अगर देखा जाए, और लोग इनके बारे में यही कहते हैं। एक तरफ तो वो परफ्यूम बेचकर मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के पहले मुमकिना मुसलमान मेयर ज़ोहरान मुमदानी की फतह ने इनको खौफज़दा कर दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा, ट्रंप का कहना है कि ज़ोहरान मुमदानी अमरीकियों के लिए एक बुरी खबर है और वो एक खौफनाक कम्युनिस्ट हैं। अगर न्यूयॉर्क के लोगों ने मुमदानी को मुंतखब किया तो वो पागल हैं। ये इतना आई गेस बहुत स्ट्रेट बयान है उनका। और इस हवाले से ज़ोहरान मुमदानी भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी जवाब दिया, और ट्रंप की धमकियों पर उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया। कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि अमरीकी सदर ने मुझे गिरफ्तार करने, मेरी शहरियत छीनने, मुझे कैद में डालने और यहाँ तक कि मुल्क बदर करने की धमकी भी दी है। उनका कहना था कि ट्रंप ने ये धमकी इसलिए नहीं दी कि उन्होंने कोई कानून तोड़ा, बल्कि ये इसलिए है कि वो दहशतज़दा करने वाले इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ हैं, और इस तरह के जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेप्स लिए गए हैं उनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। ज़ोहरान का ये भी कहना था कि ट्रंप ने ऐसा बयान देकर सिर्फ जमहूरियत पर हमला नहीं किया, बल्कि न्यूयॉर्क में रहने वाले हर शहरी को पैगाम दिया है कि अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो आपकी तरफ भी इसके बाद वो आएंगे। और उन्होंने साथ ही साथ धमकी को कबूल नहीं किया। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि ज़ोहरान मुमदानी न्यूयॉर्क मेयर के इंतखाब के लिए होने वाले डेमोक्रेटिक प्राइमरी के पहले राउंड में 4.25 लाख से ज़ायद वोट हासिल कर चुके हैं, और उस हरीफ उम्मीदवार के भारी भरकम तरीके से पॉजिटिव
मरहले में हैं। बिल्कुल जी, अपने हरीफ पर उन्हें बरतरी हासिल है और इसी का खौफ है जो कि हम देख रहे हैं कि सितारा डोनाल्ड ट्रंप साहब और वो बयानात इस तरह के दे रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी साहब जो है ये न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं, तारीख जो है वो बदल सकते हैं और इसलिए उनको धमकाया भी जा रहा है, इस तरह के बयानात भी दिए जा रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, फिर ब्रेक लेके फौरन से पहले वापस आइए। स्टे विद अस। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम का नाजरीन महीना जारी है। ये इस्लामी साल का पहला और हुर्मत वाला महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का महीना करार दिया है। मुहर्रमुल हराम में करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो तारीख़ रकम की वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि बातिल के खिलाफ डट जाने और हक पर कायम रहने का ऐसा दर्स है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हमें सिखाती है कि दीन, ज़मीर और सच्चाई के लिए अगर सब कुछ कुर्बान भी करना पड़े तो पीछे हटना मुमकिन नहीं। उनकी अजीम शहादत सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि ज़िंदा इस्लाम की रूह है। वो इस्लाम जो ज़ाहिरी ताकत के सामने नहीं झुकता बल्कि अखलाक, सब्र और इस्तिक़लाल के ज़रिए दिलों को जीतता है। आज भी मैदान करबला हमें यह पैगाम देता है कि हक़ के लिए खड़े हो जाना ही असल ईमान है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर दौर के मज़लूम का हौसला और हर बातिल के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। आज के सेगमेंट में हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़लसफ़ा शहादत पर बात करेंगे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार हमें किन इखलाकी असूलों की तरफ बुलाता है, क्या दर्स देता है, उनकी कुर्बानी आज के दौर में हमें क्या सोचने पर मजबूर करती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीरत स्कॉलर डॉक्टर तारिक शरीफजादा साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि फ़लसफ़ा शहादत हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो हमें दर्स दिया, जो सिखाया, उस पर रोशनी डालिएगा और साथ ही साथ हमारे आजकल के जो तौर तरीके हैं उन पर भी ज़रा देखिएगा कि क्या कंपैरिजन है। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन मुहर्रमुल हराम की मुतबरक सातों में दुनिया भर के अंदर शर्क़ ता ग़र्ब, शुमाल ता जुनूब जो एक हस्ती जिसका सबसे नुमाया हवाला ज़िक्र के तौर पर मौजूद रहता है और जिनके ज़िक्र से हम अपनी मजालिस में, अपनी महफ़िल में बरकत कशीद करते हैं, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और शायद ही अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स हो जिसे ये इस बात का अंदाज़ा ना हो कि ये वो हस्ती है जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कैसी मुनफरिद इज़्ज़तों और मोहब्बतों से नवाजा गया। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी ज़ात से तशबीह देते हुए फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी ये क्या अजीमुल मर्तबत शर्फ़ है कि कायनात की सबसे अजीमुल मर्तबत हस्ती जिसे अल्लाह ने अपनी मखलूक का सालार करार दिया है, वो जिस हस्ती को अपने वजूद का हिस्सा करार दे रहे हैं, फिर यकीनन वो जो वजूद का हिस्सा है वो भी अपने अमल में बेमिसल और बेमिसाल है। और यकीनन उसके पीछे सबब ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक नस्बी ताल्लुक़ और हस्बी सिफ़ात तो यकीनन आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ताल्लुक़ उनका है ही है और वो निस्बत तो यकीनन इज़्ज़त का बायस है ही है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम है उसके हवाले से जिस आला अरफा दर्जे की हिफाजत का इंतज़ाम और अपनी कुर्बानी का इंतज़ाम और वक्त के दहारे पर अपनी शहादत और अपना गोया गवाही सब्त करने का जो अमल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आया और उनके किरदार की निस्बत से दुनिया भर को इस्लाम का हकीकी तसव्वुर जो है वो पहुँचा। मैं ये समझता हूँ कि ये वो बुनियादी हवाले हैं जो हज़रत इमाम हुसैन को बाकी शख्सियात से मुनफरिद और मुमताज़ करते हैं। आप तसव्वुर कीजिए, हज़रत इमाम हुसैन का हर ज़माने के लोगों के ऊपर एहसान है। हर दुनिया के जो हुर्रियत पसंद हैं, जिस अहद के अंदर, जिस ज़माने में, जिस हालात में रहने वाले, जहाँ हक़ और बातिल का आपस में जो है वो एक मार्का मौजूद है, वहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन जो है वो खैर की अलामत के तौर पर, इस्तकामत की अलामत के तौर पर जो है वो एक बहुत बड़ा हवाला महसूस किए जाते हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि ये जो कुर्बानी देने का अमल है ये तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर लम्हे मौजूद तक दुनिया भर के अंदर हक़ परस्तों और जो बातिल कुव्वतें हैं उनके दरमियान एक जो है वो एक टकराव की शक्ल में मौजूद रहता है। हर ज़माने का ताऊत जो है वो हक़ को महदूद करने, उसे मसदूद करने की कोशिश करता है। इकबाल ने कहा था ना कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़े मुस्तफ़वी से शरार बूलहाबी। तो हर ज़माने के अंदर ये हक़ और बातिल का जो एक मार्का है ये मौजूद रहा। हज़रत इमाम हुसैन का कमाल ये है कि आप ये तसव्वुर कीजिए कि इतनी जामे कुर्बानी है कि आपने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सरकार ख़त्मी मरतबत तक और फिर उनसे लेकर आज के लम्हे मौजूद तक
कुर्बानी की जितनी डायमेंशंस हो सकती हैं, किसी भी हक के रास्ते के मुसाफिर के तरफ से जितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उनका जो तसव्वुर कायम किया जा सकता है, जो हवाला मुरतब किया जा सकता है, वो सारे हवाले, वो सारे आसार आपकी एक शहादत के वाक़े के अंदर मौजूद हैं। यानी कहीं लोगों ने अपनी जान पेश की तो आपके यहाँ वो जान पेश करने का अमल हमें नज़र आता है। औलाद की कुर्बानी है, वतन की कुर्बानी है, अपने तशख़्ख़ुस की कुर्बानी है, हत्ता कि अपनी अना की कुर्बानी है। आप तसव्वुर कीजिए कि हज़रत इमाम हुसैन की इस एक मार्के के अंदर, मैं ऐसे वाक़या कम और मार्का ज़्यादा कहता हूँ, कि आपने एक ऐसा अपनी ज़िंदगी से एक मिसालिया मुरतब किया जो दुनिया भर के सारे हक परस्तों के लिए एक पैगाम है कि आप ज़ाहिरी तौर पर जब आपको पता चल जाए कि जो कुफ्र है, जो जुल्म है, बुनियादी तौर पर वो एक तागूत की शक्ल यानी एक निज़ाम की शक्ल के तौर पर आप पर थोपा जा रहा है और आपको वो जो है मगलूब करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने उस तागूत यानी बातिल के निज़ाम के सामने खड़ा कैसे होना है, ये हज़रत इमाम हुसैन ने बताया। ज़ाहिरी हालात और वाक़यात, अपनी तादाद, अपनी कुव्वत इस्तिताअत को देखे बग़ैर आपने वक्त की मीज़ान में जो 2 पलड़े लगे हुए हैं, आपने उसमें खैर वाले पलड़े में अपनी गवाही डालनी है, और उसके लिए फिर आपको अपनी ज़ात कुर्बान करना पड़े, औलाद कुर्बान करना पड़े, अहबाब कुर्बान करना पड़े, वतन और तशख़्ख़ुस कुर्बान करना पड़े, आपने एक लम्हे के लिए दरेग नहीं करनी। और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये इतनी अजीम शान कुर्बानी है। हर ज़माने के लोगों पर तो इसका एहसान है ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने अभी नौजवानों की बात की, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ हमारे अहद पर हज़रत इमाम हुसैन का सबसे बड़ा एहसान जो है ना, वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को ये बताया कि ये जो दीन के बारे में ख़ास तौर पे आज हमें जो बहुत एक एतराज़ जदीद दुनिया में बहुत उभरता हुआ नज़र आता है, और हमारे यहाँ भी कुछ लोग जो हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं, उस मुगालते का, कि शायद ये दीन जो है वो तलवार के ज़ोर पर फैला, और कुफ्र को ख़त्म करने के लिए तलवार जो है वो हर वक्त नियाम से बाहर रहती है इस्लाम में, और गर्दन पे तलवार रख के कलमा पढ़ाया जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की इस कुर्बानी ने सबसे बड़ा पैगाम जो मेरे ज़माने के लोगों के लिए छोड़ा, वो पता है क्या है? वो ये है कि इस्लाम के अंदर तलवार कभी कुफ्र को ख़त्म करने के लिए नहीं निकाली जाती, बल्कि जुल्म का हाथ रोकने के लिए तलवार निकालनी है। और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना जो है ये इतना ज़रूरी काम है, इतना अहम काम है, और दीन की बुनियादियात और उसकी रूह का तकाजा है कि अगर जुल्म करने वाला ज़ाहिरी तौर पर कलमा गो ही क्यों ना हो, ज़ाहिरी तौर पर जुब्बा और दस्तार से उसकी मजहबी जो एक शनाख्त है वो कायम क्यों ना हो, उसके हवाला जात में, नशिस्त बर्खास्त में, उसके रसूम व रिवाज में, उसकी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में ज़ाहिरी तौर पर दीन कितना ही शामिल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने रवैयों में और निज़ाम को कायम करने के हवाले से अगर वो एक जुल्म का निज़ाम मुरतब करने का मुआविन और मददगार हो रहा है या उसको नाफिज करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपने उसके इस झांसे में नहीं आना, और बिल्कुल हक के लिए जो है वो आपने मैदान के अंदर खड़े हो जाना, और फिर उसके लिए किसी दर्जे की भी कुर्बानी और नताइज को देखे बगैर। आप तसव्वुर कीजिए, आज अगर हमें ये अंदाज़ा है, आज के ज़रा ज़्यादा समझदार लोग हैं, वो पता है क्या कहते हैं कि जी भाई हज़रत इमाम हुसैन को पता था कि अभी राह हमवार नहीं हुई थी, लोगों की ज़ेन साजी नहीं हुई थी, अभी उसकी मजालिम की और उसकी जो बदनीयती है उसकी यजीद की उसकी खबर नहीं हुई थी, तो आपको पहले ज़ेन साजी कर लेते तो शायद ये वाक़या ना होता। भाई सबसे पहली बात तो ये कि ये वाक़या सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के वक्त ही इसकी पेशगोई फरमा दी थी, और फिर ख्वाब के ज़रिए सरकार को इसके बारे में मुतला कर दिया था। वाक़या तो पेश आना था। अब इसमें जो असल पैगाम है ना, वो ये सारे हक परस्तों के लिए कि जब तागूत जो हज़रत इमाम हुसैन जो है उनकी निगाह ये बात देख रही थी कि जिस अंदाज में ये जुल्म का निज़ाम नाफिज होने जा रहा है, ये चंद दिनों में ही पूरी उम्मत का जो मिजाज है और इस दीन की जो रूह है उसको बिगाड़ के रख देगा। इसलिए आप तसव्वुर करें ना कि आपने अपना वतन छोड़ा, फिर मक्का आते हैं और हज जैसी अजीमुल मरतबत इबादत जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में 20 से ज़ायद मरतबा अदा किया, यानी आपको इतना महबूब हज था और हर मरतबा पैदल सफ़र किया वसाइल होने के बावजूद। आपकी निगाह में हज की कितनी अहमियत थी? ज़ाहिर अल्लाह का फरमान है और इस्लाम का 5वां बुनियादी रुकन है, आपसे बढ़कर कौन इसकी अहमियत से वाकिफ था? लेकिन जब आपको ये अंदाज़ा हुआ कि जुल्म का निज़ाम जो है, अगर हज के ये दिन हमने यहाँ गुजारे तो ये जुल्म का निज़ाम पूरे खित्ते पर नाफिज हो जाएगा और इस्लाम हमेशा के लिए अपनी असल शक्ल से महरूम हो जाएगा। एक जवाब बन जाता है ना बाद में आने वालों के लिए पहलू का अमल जो है, तो ये अगर इस तरह का निज़ाम मुरतब हो जाएगा तो आइंदा आने वाले दिनों में नहीं हो पाएगा। इसलिए आपने हज को मुअख्खर किया और आप मैदान अमल में आ गए। मतलब वाक़या करबला से हज़रत इमाम हुसैन की ज़ात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हों, किसी भी पहलू पर अगर हम तरबियत हासिल करना चाहें तो आपकी ज़ात मुबारका से हम ले सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हक गोई और अदल की बात करें, कुर्बानी की बात करें,
इंसफात के हवाले से नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? यकीनन जिस तरह से आपने भी बताया कि हक गोई जो है, हक पर खड़े होना हर दौर में ही मुश्किल रहा है, और हक पे सिर्फ खड़ा नहीं होना, हक के ऊपर हिकमत के साथ और क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ, यानी ये जो तजब्जुब का शिकार होके कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी एक चीज या स्याह हो सकती है या ये जो इसी मसलियत कहते हैं और दीन की इस्तिलाह में इसको मुनाफिकत तस्वुर किया जाता है। सो हमें सबसे पहले जो इससे पैगाम पहुंचता है वो ये है कि हमें अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी हक परस्ती जो है उसको इख्तियार करना चाहिए, और इंतहाई आला सलीके के साथ सही, लेकिन हक और बातिल के दरमियान जब इम्तियाज़ का मरहला आए, जब फैसले का मरहला आए, तो आप एलानिया हक के साथ खड़े हुए नजर आएँ। और ये दुनिया भर के सारे हुर्रियत पसंदों के लिए हज़रत इमाम हुसैन का ये जो अमल है वो एक रोशनी का इस्तारा है। आप तसव्वुर करें ना, माजी करीब की जो बड़ी मोतबर हस्ती है नेल्सन मंडेला, जो हुर्रियत पसंदी के हवाले से दुनिया भर में शर्क ता गर्ब दोनों तरफ उनका बड़ा एहतराम पाया जाता है। वो नेल्सन मंडेला जो है वो अपनी बायोग्राफी में लॉन्ग वे टू फ्रीडम पे लिखते हैं, लॉन्ग वे टू फ्रीडम में लिखते हैं कि जी मैं कई दफ़ा कमज़ोर हो जाता था इरादे में, और फिर मेरे सामने हज़रत इमाम हुसैन का किरदार सामने आता और वो मुझे तवानाई अता करता कि अगर ऐसी अजीम हस्ती जो है ख़ानदान, इस तारुफ वाली हस्ती मैदान में इस तरह अपनी औलाद को कुर्बान कर सकती है हक के लिए, तो मुझे तो अपनी कौम के लिए मैदान में निकलना चाहिए। वो हम सब के लिए ढारस भी है और बहुत बड़ा सहारा भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।